हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2020 पेपर टू इकोनॉमिक्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था पार्ट 1 और ये वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिटेल में एनालिसिस किया था। और अब हम करेंगे पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 21 to क्वेश्चन नंबर 40 डिटेल में एनालिसिस करेंगे इनका भी। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो हर बार सेम रहता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो जो ये वाला पैटर्न है, तो मेन अगर हम बात करें तो 100% यही पैटर्न रहने वाला है नेक्स्ट टाइम भी। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का ही पैटर्न रहने वाला है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक पेपर आपने डिटेल में एनालिसिस कर लिया तो नेक्स्ट डैम श्योर है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा इस एनालिसिस के साथ साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज अ सोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस्ड। अब इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। इकोनोमेट्रिक्स सबसे छोटा यूनिट है और यहाँ से मैक्सिमम नंबर कवर हो सकते हैं अगर उस छोटे पोर्शन को ही हम लोग थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करें उस पर। तो ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस्ड है और यहाँ से साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस। अगर आप करोगे ना तो सबसे पहले कर लेना मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। ये आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा वीडियो। तो अगर आप ये करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सिंगल इक्वेशन मेथड मिलेगा। दूसरा जो मेथड होता है सिस्टम मेथड। ठीक है, तो जो सोल्यूशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन बायसनेस का, वो आपको सोल्यूशन सभी मिल जाएंगे और मेथड के साथ मिलेंगे। एक बार वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, काफी आपको हेल्पफुल डेफिनेटली करेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, इकोनोमेट्रिक्स से, क्योंकि छोटा एरिया है तो बार बार रिपीटेशन क्वेश्चंस की श्योर है होगी ही होगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस्ड का ट्रू सोल्यूशन कौन है, मतलब ट्रू कौन सा है एज सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करें तो सोल्यूशन के रूप में हम लोग अगर इनको बात करें सिंगल इक्वेशन मेथड और सिस्टम मेथड, तो इन्हीं में से सोल्यूशन निकल आएगा। तो दैट मीन्स इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड या फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स, 2 स्टेजेस लीस्ट स्क्वायर मेथड, LIML मेथड या मिक्स्ड एस्टिमेट मेथड। और उसमें जो सिस्टम मेथड आप मूव करोगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, एक 3SLS और दूसरा फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइवलीहुड। ठीक, तो इसमें जो मेन आंसर है वो यही रहेगा, दैट मीन्स 2 स्टेज 2SLS और उसके बाद फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड। ठीक है, जो ये वाले दो हैं, एक ये वाला मेथड हो गया और एक 2SLS हो गया। अगर और भी इनमें से कोई आता तब भी ये क्वेश्चन आपका ठीक होता। ठीक है, बाकी ये दो नहीं है, तो आपका जो C एंड D है वो आपका करेक्ट आंसर है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को कई बार पूछ लेता है ILS जो है कौन सा है, मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है, ओवर आइडेंटिफिकेशन है वगैरह। तो ILS जो है वो जस्ट या फिर एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड, उसके बाद 2SLS जस्ट भी और ओवर आइडेंटिफाइड भी है, और LIML जो है ओवर आइडेंटिफाइड और 3SLS ओवर आइडेंटिफाइड और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल जो है ओवर आइडेंटिफाइड। तो कई बार पूछ लेता है विच वन इज ओवर आइडेंटिफाइड और विच वन इज जस्ट और एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज अप्लाइड टू इक्वेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। सो द एस्टिमेट सो अटेन विल बी, दैट इज अनबायस्ड और कंसिस्टेंट। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला भी कई बार पूछ लेता है ओवर आइडेंटिफाइड के लिए सिस्टम कौन सा सूटेबल है या टेक्निक सूटेबल है, या फिर इनमें से कौन सा ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम है। ठीक है, तो ये वाले काफी टाइम आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। अ ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज द। देखो यहाँ पे एक बात जरूर समझना, पर कैपिटा इनकम एंड इनक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो दो आंसर थे, सबसे ज्यादा जो डाउट था, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लॉरेंज कर्व करके आए थे और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कुजनेट कर्व करके आए थे। तो एक बार इनकी थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो आप लोग आंसर इसका खुद ही फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉरेंज कर्व के बारे में, तो लॉरेंज कर्व एक स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है। हम लोग स्टडी करते हैं इसमें परसेंटाइल ऑफ पॉपुलेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे परसेंटाइल ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं और उसके बाद जो वाई एक्सिस पे है उसको लेते हैं हम लोग इनकम और वेल्थ। तो मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड इनकम एंड देयर इनकम। तो इसमें पर कैपिटा इनकम की बात नहीं आती है।
ठीक है, जब इनक्वालिटी को मेजर करते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कुजनेट कर्व की, तो कुजनेट कर्व स्पेसिफिकली डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो है कुजनेट कर्व। ठीक, उसके साथ साथ और दूसरा एक चीज़ और सीखते हैं, दैट मीन्स फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको वीडियोस भी अवेलेबल मिल जाएंगे और स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पुटअप होते हैं फ्लिप कर्व से। तो एक रिलेशनशिप है, दैट मीन्स स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद जो लास्ट वन है लेफर कर्व, और लेफर कर्व इसमें 2 या 3 बार रिपीट हुआ है सेम पेपर में। ठीक है, लेफर कर्व या में ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रेट्स। टैक्स रेट चाहे 0 हो या फिर 100% हो, जो टैक्स रिवेन्यू है इट विल रिमेन 0। ठीक है, चाहे 0% टैक्स इम्पोज करे चाहे 100% टैक्स इम्पोज करे, टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट करेगी 0, क्योंकि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता जाएगा लोगों की विलिंगनेस टू पेइंग टैक्स कम होती जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 23, फॉर एनी 2 इक्वली लाइकली exhaustive and independent events A and B, that means probability of A and B will be equal to। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझना। सबसे पहले है 2 इक्वली लाइकली, ठीक है, 2 इक्वली लाइकली, और एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट मतलब एक का अकरेंस दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B विल बी इक्वल टू, जो इक्वली लाइकली बोला है तो अगर हम इसको सॉल्व करें दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है अगर 1 है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 0.5, मतलब 1.2 एंड 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरचेंज बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 प्रोबेबिलिटीज होती मतलब दैट मीन्स फॉर एनी 3 इक्वली लाइकली होता, फिर हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स 1 × 2 मल्टीप्लाई 1 × 2 और 1 मल्टीप्लाई 1 × 2। तो यहाँ पे 2 इक्वली लाइकली है, दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4, तो 1/4 मीन्स 0.25 जो था आंसर करेक्ट था। 24th क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर टू, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और अब देखते हैं इंडिया का क्या सिचुएशन है। अभी जो इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस उसमें 382 है पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो इंडिया में 382 है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है दिल्ली की, दैट मीन्स 11,297, लेकिन अब तो ये कुछ बढ़ भी गया होगा। उसके बाद जो लोएस्ट रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोएस्ट 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। Now next question is question number 25. Changes in terms of trade typically put less developed countries at a disadvantage because। तो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है लेस डेवलप्ड कंट्रीज का या यूडीसीज का, वो हमेशा ही डिटेरियोरेट क्यों होता है या डिसएडवांटेज में क्यों चलती है ये कंट्रीज। तो मेनली जो ये कंट्रीज हैं ये डिपेंड करती हैं प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे, और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है लो। तो जब एक्सपोर्ट वैल्यू ही लो होगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हमेशा ही होंगे। So they specialize and trade in agriculture goods rather than manufactured goods। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर गुड्स या फिर प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड करती है ज़्यादातर रेदर देन मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर। सो दे हैव हायर कॉस्ट ऑफ लेबर, बिल्कुल गलत है। दे स्पेशलाइज एंड ट्रेड इन सर्विस टूरिज्म, बिल्कुल गलत है। सर्विस सेक्टर वहाँ का डिप्राइव्ड रहता है हमेशा। सो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड विद लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ये आंसर हो सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है क्योंकि ये जो यूडीसीज हैं एलडीसीज हैं ये डिपेंड करती है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पे या फिर प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक, सो इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर ये भी उतना रिलेवेंट आंसर फिर नहीं बनता। जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है फर्स्ट। अब और चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं। ठीक है, रॉल प्राइवेस्ट की जो थ्योरी थी सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसके अकॉर्डिंग absence of qualitative improvement, क्वालिटी नहीं होती प्रोडक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम टेक्निकल प्रोग्रेस वहाँ पे नहीं होता, इमिसराइजिंग ग्रोथ जगदीश भागवती का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी वजह से भी, एंड लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए डिमांड रहता है वो लो रहता है। इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज, अगेन जो इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, लार्ज सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, मेनली जो डिपेंड करती हैं कंट्रीज
फार्म प्रोडक्ट्स पे, मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें टू स्टेटमेंट काफी आए थे, और टू स्टेटमेंट काफी इजी बन जाता है क्योंकि इसमें असर्शन और रीजनिंग ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ती। सो स्टेटमेंट वन है, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड विद फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आप देखोगे तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप होती है लगभग शेप होती है लर्निंग कर्व की भी, ठीक है। एरो का कॉन्सेप्ट जो दिया था एरो ने, लर्निंग कर्व ये वाली, ठीक है, डाउनवर्ड। और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी जो शेप होती है वो भी ऐसी होती है, ठीक है, रेक्टेंगल्स हाइपरबोला। लॉन्ग रन जो शेप है दैट इज लर्निंग कर्व, या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट की भी सेम रहती है स्लोप। सो जो कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एरो ने कॉन्सेप्ट दिया था कई बार इनडायरेक्टली पूछ चुका है, और लर्निंग बाय डूइंग भी हम इसको बोलते हैं। सो बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से रिलेट है। नेक्स्ट वन है, अ स्वैप्ड अलोकेशन इज वन दैट इज Pareto efficient as well as equitable allocation। तो सबसे पहले समझना है कि स्वैप्ड अलोकेशन क्या है। स्वैप्ड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पे हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या फिर अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज हम समझे दैट मीन्स एक के बदले दूसरी चीज अगर कोई हम दे रहे हैं तो वो हो गया स्वैप्ड, ठीक है, स्वैप्ड अलोकेशन। तो स्वैप्ड अलोकेशन वो है जिसमें Pareto efficient हो। Pareto efficient मतलब दोनों चीजें ऐसी ही हमने एक्सचेंज करना है कि किसी का नुकसान भी ना हो, ठीक, एज वेल एज इक्विटेबल अलोकेशन। इक्विटेबल अलोकेशन भी है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक। सो दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम। अब आप देखोगे सिंपल लैंग्वेज में न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी किससे रिलेटेड है, ठीक है। सोलो एंड स्वान मॉडल जो है, या फिर सोलो मॉडल है, हम इसको बोलते हैं क्लासिक, दैट इज न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। अब सोलो के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लास्ट वीडियो में भी किया था, 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, लेबर, कैपिटल, और तीसरा जो होता है वो होता है टेक्निक, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी एक्सोजीनियस गिवन होती है, तो इन तीनों से ही आउटपुट ग्रोथ हो सकता है। सो दैट मीन इंक्रीज इन लेबर क्वांटिटी बिल्कुल करेक्ट है, इंक्रीज इन कैपिटल करेक्ट है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट करेक्ट नहीं है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है। सो ए बी एंड डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो जो ये तीनों ही है, लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है एक्सोजीनियस गिवन है, ठीक है। ये 3 फैक्टर लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आउटपुट ग्रोथ होगा। बल्कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक लिमिट है या फिर बाउंडलेस है या फिर एक्सोजीनियस गिवन है टेक्नोलॉजी, ठीक। और इसीलिए इसको हम इंटरनल या फिर जो हम लोग इसको बोलते हैं एक एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी भी हम लोग इसको कई बार बोल लेते हैं, ठीक है। एक होती है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, एक होती है एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 28, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मेट्रो राइड्स इज 0.8 एंड टोटल राइडशिप per day is 1.5 lakh. If the price of bus rides rise to 5%, then the change in total metro rides will be, ठीक है। क्वेश्चन जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है आपने, फॉर्मूला पुट करोगे उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं वो पुट कर देना, ठीक है। इसको हम लोग 1 by 1 डिटेल भी करेंगे अपने मैथमेटिकल पोर्शन में, ठीक। फॉर्मूला पुट करना, उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं वो पुट करना, आंसर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है, 6000। इसको हम डिटेल में करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरोइंग के जो मेजर सोर्स है वो है ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज, 365 डेज ट्रेजरी बिल, वो भरा, ठीक है, ये बिल्कुल है। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी बिल्कुल ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जैसे ही गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करेगा, आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करेगा, न्यू करेंसी प्रिंट करेगा, ठीक। तो ये भी मेजर सोर्स है। बोरोइंग फ्रॉम द नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जितने भी नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनसे भी बोरो करती है गवर्नमेंट। एंड बोरो फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से भी बोरो करती है। तो चारों ही सिस्टम जो है एक फॉर्म्स है या फिर एक मेजर सोर्स है गवर्नमेंट की बोरोइंग का। सो दैट मीन्स ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट वन इज द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम। अब ये टोटली ये क्वेश्चन है गेम थ्योरी से रिलेटेड है। विच वन इज बेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ट कौन सी है, वैल्यू ऑफ गेम कितनी है, इसको हम डिटेल करेंगे, हम डिटेल में करेंगे अपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और मीन्स जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें, और अगर आपने गेम थ्योरी नहीं देखी वो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व आउट कर लोगे, ठीक। तो वैल्यू ऑफ गेम
2, उसके बाद बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए एंड बी। तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको जो मेजर सोल्यूशन है या फिर बेस्ट सोल्यूशन है वो आपको उस वीडियो में ही मिल जाएगा। एक बार वीडियो जरूर देखना गेम थ्योरी वाली, और इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे अपनी मैथमेटिकल वाले में। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु सेड आई बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी टू बेनिफिट द पब्लिक, द कंज्यूमर एंड द इन्वेस्टर, एंड एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड एलिमिनेट मोनोपोली पावर। तो जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला मनमोहन सिंह करके आए, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट है 1991 में, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी मनमोहन सिंह से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है जॉर्ज फर्नांडिस। अब ये क्वेश्चन यूजीसी ने क्यों डाला है इनडायरेक्टली, इतना इनडायरेक्टली क्या जरूरत थी, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस 2019 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। इससे पहले भी ये काफ़ी मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बाद राज्यसभा भी मेंबर रह चुके हैं राजस्थान बिहार से, और लोकसभा सदस्य भी। तो मे भी यूजीसी का मेन पॉइंट यही रहा हो कि 2019 में इनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो इसलिए ये पुट अप कर दिया हो। नहीं तो जो ये क्वेश्चन इनका इकोनॉमिक्स से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूजीसी वो है जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, फॉर द गिवन इनकम कंजप्शन कर्व इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब डायग्राम को अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो आप एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। बियॉन्ड द ए पॉइंट कह रहे हैं, बियॉन्ड ए पॉइंट। चलिए मान लीजिए गुड वाई है और गुड एक्स है। पहले हम गुड वाई की स्टडी करते हैं, गुड वाई की स्टडी करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इनकम है, गुड वाई की स्टडी कर रहे हैं, तो एक्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं अभी। मान लीजिए इस साइड हम लोग इनकम मान लेते हैं, तो गुड्स वाई हम लोग जैसे जैसे परचेज कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, तो गुड्स वाई को भी परचेज कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारी इनकम फिर बढ़ी और हमने क्या किया, ए पॉइंट के बाद जो बी मतलब गुड्स वाई का कंजप्शन था वो कम करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो कम करना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या बता रहा है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे ही आपका जो कंजप्शन है, ठीक है, एक पॉइंट पे आके वो जो कंजप्शन है वो क्या हो गया, कंजप्शन डाउन हो गया। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा किसमें होता है, इन्फीरियर गुड्स में। सो एक्स इज इन्फीरियर एंड वाई इज नॉर्मल। एक्स इन्फीरियर नहीं है क्योंकि एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स की तो क्वांटिटी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम एक्स की बात करें तो इसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। गुड वाई इज इन्फीरियर एंड गुड एक्स इज नॉर्मल। गुड वाई जो है इन्फीरियर है और गुड एक्स नॉर्मल। अगर गुड एक्स की बात करें, गुड एक्स की तो कंटिन्यूसली इनकम बढ़ने के साथ साथ कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसी गुड्स वाई इन्फीरियर है और गुड्स एक्स जो है नॉर्मल है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। तो नेशनल इनकम जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसमें आप लोग करोगे 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। 4 सेक्टर सी प्लस दैट मीन्स कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये टोटल आपका बन जाता है दैट मीन्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये आंसर करेक्ट ही होगा, दैट मीन्स सी ओनली। नेक्स्ट वन इज 34th, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 चैम्बरलिन मॉडल। चैम्बरलिन ने जो फर्म्स को नाम दिया था वो नाम दिया था ग्रुप, ठीक है। तो सिंपली डिफाइन किया गया स्मॉल ग्रुप मॉडल। उसके बाद स्वीजी का रिलेशन सीधा है किंग डिमांड कर्व, ठीक है, सीधा। उसके बाद स्टेकलबर्ग की जो थ्योरी है वो थ्योरी है रिएक्शन कर्व की, ठीक है। जो रिएक्शन कर्व फॉर्म्स 1 की रिएक्शन कर्व, फॉर्म 2 की रिएक्शन कर्व जो थ्योरी थी स्टेकलबर्ग की, दैट मीन्स 4th। और फैनलर की जो थ्योरी है प्राइस लीडरशिप मॉडल। और प्राइस लीडरशिप में भी मेन प्राइस लीडरशिप उसको माना है जो बैरोमेट्रिक प्राइस जो है, मतलब जो एक फर्म है जो काफ़ी पुरानी फर्म है, एक्सपीरियंस फर्म है, वो अगर प्राइस लीडरशिप बने तो ही मार्केट एफिशिएंटली रन कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1 2 4 एंड 3, ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट वन इज if the disturbance in terms of disturbance term is heterostatic, which one of the following responses based on given statement is true। अब heterostasticity आपने पढ़ा होगा टेस्ट, ठीक है, और इसके टेस्ट भी पढ़े होंगे जितने भी रिलेटेड है heterostasticity से। तो मेन बात, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो अच्छी तरह से पढ़ लेना, कॉन्सिक्वेंसेज जो है इसके वो अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस काफ़ी बन जाएंगे। जैसे OLS जो होता है वो अनबायस्ड हो जाता है, हेटेरोस्टैटिसिटी की प्रेजेंस में
OLS एस्टिमेटर डू नॉट हैव मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी, मिनिमम वेरिएंस या लीस्ट वेरिएंस नहीं रहता, ठीक है, OLS इनएफिशिएंट हो जाता है। तो ये वाली अजम्पशंस इजीली कर लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर आपके बन जाएंगे इजीली, ठीक। तो सबसे पहले OLS एस्टिमेट्स आर बायस्ड, OLS बायस्ड नहीं होगा, OLS हो जाता है अनबायस्ड, ठीक है, OLS हो जाता है अनबायस्ड। उसके बाद जब नेक्स्ट है OLS एस्टिमेट्स डू नॉट हैव अ मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये वाले बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि OLS मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी नहीं रहता, और अगर मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो जो ब्लू होने की बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है वो प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन OLS एस्टिमेशन विल बी इनएक्यूरेट, तो जो OLS एस्टिमेशन है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एंड OLS एस्टिमेटर आर इनकंसिस्टेंट, जो OLS एस्टिमेटर है वो हो जाएगा, ये वाले एस्टिमेट्स है OLS वो हो जाएगा कंसिस्टेंट, तो जो B एंड C है वो आंसर होगा करेक्ट। तो टेस्ट ऑफ हेट्रोस्टेटिसिटी या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ये जरूर कर लेना, और इन पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उतना ही है जितना UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ करने की यहाँ से जरूरत देनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैनेजमेंट कंसिडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो मार्कोविट्स थ्योरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी है, ठीक है, तो स्पेशली हम लोग इसकी पहले एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस क्या है? इन्वेस्टर्स आर राशनल and behave in the manner so as to maximize their utility with a given level of income and money, ठीक है, अपनी मनी से वो इतना rational है कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक। तो ये वाली एजम्पशंस यहाँ पे पहले जो एजम्पशंस है वो डायरेक्टली दी हुई है, दैट मीन्स इन्वेस्टर्स आर राशनल एंड मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी विद गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड मनी। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर्स हैव फ्री एक्सेस टू फेयर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रिटर्न्स एंड रिस्क, ठीक है, तो ये वाली जो एजम्पशन है ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स हैव फ्री एक्सेस टू फेयर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न एंड रिस्क पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, दो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मार्केट्स आर एफिशिएंट एंड ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड परफेक्टली। जो थर्ड एजम्पशन है इसमें दिया हुआ इन्वेस्टर्स आर पेसिमिस्टिक एंड अबाउट स्टार्टअप्स बट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट established बिजनेस, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है। और नेक्स्ट वन है इन्वेस्टर्स हैव ए टेंडेंसी टू लीन टुवर्ड क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो आपकी बिटकॉइन से वगैरह, तो इसके बारे में भी ये थ्योरी बात नहीं करती। तो दो तीन एजम्पशंस और हैं, जैसे इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवेयर्स एंड ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न, और उसके बाद इन्वेस्टर चूज हायर रिटर्न्स टू लोअर रिटर्न्स फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। तो 5-6 एजम्पशंस है, इसकी एजम्पशन अच्छी तरह से कर लेना क्योंकि न्यू थ्योरी इस बार UGC ने पूछी है। सो दैट मीन्स B एंड D जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन इज अगेन मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड टू, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने क्वेश्चनों को ही उठाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें जो हमने थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की थी, सबसे पहले जो थ्योरी थी उसमें वो थी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल में माने 1944 तक हम इसका ईयर मानते हैं, और केन्ज से इसका रिलेशन है डायरेक्टली। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, दूसरी बात रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, और 1949 रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस और जॉन ड्यूसेनबेरी की, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, इसमें 3 इकोनॉमिस्ट हम लोग जोड़ते हैं, मोदिग्लियानी, ब्रमबर्ग, एंडो, ठीक है, 3 इकोनॉमिस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं MBA मॉडल, मोदिग्लियानी, ब्रमबर्ग, एंडो, ठीक है, 3 इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, और इसका जो ईयर है वो है 1950। और उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन की थ्योरी, और ये डेवलप हुई थी 1957 में, ठीक। तो इनमें ये भी देख लेना कि कौन से कंजप्शन किसके ऊपर बेस्ड होता है। जैसे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में जो कंजप्शन है वो बेस्ड होता है हमारा सिंपल, जो हमारी एब्सोल्यूट इनकम है या फिर जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है उस पर, मतलब करंट डिस्पोजेबल इनकम है उस पर, C इक्वल टू डिपेंड अपॉन करंट डिस्पोजेबल इनकम। और रिलेटिव इनकम में डिपेंड करता है जो हमारी आज की इनकम है और जो हमारी पास्ट की इनकम थी उस पर। और परमानेंट जो कंजप्शन है डिपेंड करता है परमानेंट इनकम पे, ठीक है। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मतलब लाइफ, जो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइफ साइकिल में कंजप्शन और आपका जो लाइफ साइकिल, ठीक है। तो कंजप्शन इनिशियल लेवल पे जब आप स्टडी कर रहे होते हो
तब आप डिस सेविंग में होते हो, फिर उसके बाद आप सेविंग जोन में चले जाते हो, फिर उसके बाद लाइफ के रिटायरमेंट के बाद फिर आप डिस सेविंग में आ जाते हो फिर। ठीक, बहुत बढ़िया थ्योरी है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, गिवन द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर एंड कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 1500 प्लस 80 क्यू। ठीक है, इसमें ये बताना है और क्यू की वैल्यू दी हुई है 100। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले टी आर दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 1400 दैट इज क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है दैट मीन्स 1500 प्लस 80 क्यू। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, टोटल रेवेन्यू से हमने किस में जाना है, मार्जिनल रेवेन्यू में जाना है। मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे दैट मीन्स 1400 क्यू हट जाएगा माइनस 6 टू 12 दैट मीन्स 12 में क्यू हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, और अगर हम टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करें तो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करें दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएट करें मार्जिनल कॉस्ट में, तो ये रह जाएगा 80 ओनली। ठीक, अगेन हम लोग जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो है 80, और मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम करें तो क्योंकि क्यू की वैल्यू थी 100। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्यू की जगह 100 पुट कर देंगे। 1400 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट मीन्स 1200। ठीक, 1400 माइनस 1200 मीन्स 200। तो जो एम आर है आपका वो आया 200 और मार्जिनल कॉस्ट आई है वो है 80। ठीक, तो मार्जिनल रेवेन्यू मोर देन मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल करेक्ट है, एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 80 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी। नेक्स्ट वन, अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिमांड की शिफ्ट की, तो जब हम करते हैं इसका रिलेशन प्राइस से, तो प्राइस रहता है कांस्टेंट शिफ्ट फैक्टर के साथ। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं डिमांड फॉर लेबर की, तो डिमांड फॉर लेबर डायरेक्टली जुड़ा होता है वेजेस पे, तो वेजेस तो इसमें रहेंगे कांस्टेंट, तो ये दो तो हो नहीं सकते। ठीक है, इंक्रीज इन वेजेस और डिक्रीज इन वेजेस तो होंगे नहीं। अब हमारी जो डिमांड शिफ्ट लेफ्टवर्ड हुई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है अदर फैक्टर के कारण हुई है, वेजेस के कारण नहीं हुई। ठीक है, तो अब मेन कारण क्या था, क्योंकि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर थी वो डिक्रीज हुई थी, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया था लेबर डिमांड कर्व। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट इन द लेबर डिमांड आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स रेदर देन वेज रेट। ठीक है, वेज रेट आपके कांस्टेंट है, अदर फैक्टर के कारण चेंज हुई है डिमांड फॉर लेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है लास्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइस मार्केट इज इन डीलिंग विद एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है कोस थ्योरम से, और कोस थ्योरम हमें क्या बताती है, मतलब किसी की भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो दूसरों को डैमेज करती है या फिर दूसरों का नुकसान करती है, उस पर जो भी कंपनसेशन लिया जाता है, जो भी कंपनसेट लिया जाता है, ठीक है, मतलब कंपनसेशन दिया जाता है उस एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्टिविटी दूसरे को हार्म करी। ठीक है, उस ये वाली थ्योरी जुड़ी हुई है इस कंपनसेशन से या फिर इस कॉन्सेप्ट से, मतलब एक्सटर्नैलिटीज। सो दैट मीन्स इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट डीलिंग विद एक्सटर्नैलिटीज, मतलब एक्सटर्नल जो है आपको क्या इफेक्ट कर रही है, चाहे पॉजिटिवली है चाहे वो नेगेटिवली है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू अभी हमने पढ़ा था, दैट मीन्स लेफर कर्व। और डोमिनेंट स्ट्रेटजी ये भी हमने देखा था, दैट मीन्स गेम थ्योरी, काफ़ी ईजी है। एंड कंट्रोलिंग प्राइस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ठीक है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर मतलब इफेक्टिवली बनाने के लिए जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। ठीक है, और इसका रिलेशन जुड़ा हुआ है सीधा डेड वेट लॉस से। ठीक है, डेड वेट लॉस मतलब एक प्राइस सीलिंग है और एक प्राइस फ्लोर है। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, प्राइस फ्लोर हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर रहता है, और प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस से या फिर मार्केट प्राइस से नीचे रहता है। थोड़ा इसका ध्यान में रख लेना ये वाली बातें। ठीक, और जो डेड वेट लॉस है दैट मीन्स जो दोनों का नुकसान है, लॉस ऑफ बोथ, कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी। ठीक है, ये कंज्यूमर का लॉस और नीचे वाला पोर्शन प्रोड्यूसर का लॉस। सो दैट मीन्स अगर हम आंसर की बात करें, फर्स्ट का 3 हो गया, दैट मीन्स ए भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, दैट मीन्स 1 एंड 4। उसके बाद सेकंड की अगर बात करें फर्स्ट, तो अगेन ये दोनों ही जा रहे हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी फोर्थ, तो ए आंसर करेक्ट है। चलिए, तो आज हमने किए
क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 तक डिस्कस। चलिए पार्ट 3 में हम करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।